नमस्कार, जनमंच में आप सभी का स्वागत है। एक शगुफा इस शहर में, इस देश में नया आया है, ऑनलाइन शॉपिंग। लोग अपनी उंगलियों में कहीं ना कहीं माउस को हिलाते हैं और कंप्यूटर पे कुछ सामान खरीदते हैं। क्या लगता है आपको, क्या ये शगुफा वाकई में कुछ दिन का है या चलने वाला है, या क्या बात जो लोग एग्जिस्टिंग है, जो लोग अभी इस शहर के अंदर या इस देश के अंदर करोड़ों का एक शोरूम लगा के बैठे हैं, क्या वो लोग इस फायदे को कहीं देख पा रहे हैं या नुकसान को देख पा रहे हैं? आइए इस चर्चा को लेकर सबसे पहले मैं आना चाहता हूं, हमारे बीच में भारतीय उपभोक्ता परिसंघ से श्री अनंत व्यास जी हमारे साथ हैं। मैं उनसे बात करना चाहता हूं, और ख़ासकर इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि एक उपभोक्ता अगर कहीं ना कहीं ऑनलाइन शॉपिंग के साथ बात करना चाहता है या एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ बात करना चाहता है तो किस तरीके से बात करेगा? ऑनलाइन शॉपिंग बाजार का तेजी से बदलता हुआ एक ऐसा नया ट्रेंड है जिस पर रोक लग पाना संभव नहीं है। आने वाले दिनों में ये कारोबार का एक बहुत बड़ा जरिया बनेगा और तेजी से बढ़ता जाएगा। पिछले दिवाली के टाइम और इससे कुछ पहले कुछ ऐसे ऑफर बाजार में ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए आए हैं जिन्होंने पूरे देश में और ख़ास तौर से दूसरे खुदरा विक्रेताओं के बीच एक खलबली मचा दी है और उन्हें लगने लगा है कि ऑनलाइन का ये कारोबार कहीं उनके कारोबार के लिए समस्याएं खड़ी नहीं कर दे। देश के स्तर पर भी केंद्रीय मंत्रालयों में हरकतें इसको लेकर शुरू हुई है। सीतारमन जी जो मंत्री हैं उन्होंने खुद कहा कि इस दिशा में हमें सोचना पड़ेगा कि रिटेलर कारोबारियों को इससे नुकसान ना हो। लेकिन इसके साथ ही इससे जुड़ा हुआ जो अहम मामला है वो उपभोक्ता हितों से जुड़ा है। एक और भ्रामक विज्ञापनों के जरिए ऑनलाइन के जरिए उपभोक्ताओं को प्रेरित किया जाता है वस्तुएं खरीदने के लिए, और दूसरी ओर ये भी देखने में आता है कि वस्तुएं जिस गुणवत्ता की बताकर बेची जाती है वास्तव में वो उस गुणवत्ता की होती नहीं है। लेकिन इसके साथ ही साथ इसका उजला पहलू भी है कि उपभोक्ताओं को बिना बाजार में गए, बिना अतिरिक्त मेहनत किए और कम कीमत पर वस्तुएं घर बैठे मिल रही हैं। तो ये दोनों ही पक्ष ऑनलाइन शॉपिंग के हैं। हमें जो भी अपनी चर्चा करनी है हमें इन दोनों पक्षों को देखना होगा। एक चीज आपने यहाँ पे बात करी गुणवत्ता को लेकर, अगर गुणवत्ता की बात कहीं ना कहीं होती तो 8,000 करोड़ 10,000 करोड़ का बिजनेस ऑनलाइन का नहीं हो पाता। नहीं, बाजार अगर हो रहा है और वो इसीलिए हो रहा है कि गुणवत्ता उसमें कहीं ना कहीं है, लेकिन बहुत सारे मामलों में ये शिकायत आती है कि गुणवत्ता का उल्लंघन हुआ या पूरी गुणवत्ता नहीं है। केवल कुछ मामलों को देखते हम ये नहीं कह सकते कि पूरी ऑनलाइन शॉपिंग खराब है। और जैसा मैंने अपनी बात शुरू करते हुए कहा कि ऑनलाइन शॉपिंग आने वाला एक ऐसा ट्रेंड है जिसे रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि इसने उपभोक्ता को सुविधा दी है, सहज उपलब्धता दी है और कीमतों में भी तुलनात्मक ढंग से कमी दी है। आज आप देखते हैं कि रिटेल शोरूम कीमतों में भी तुलनात्मक ढंग से कमी दी है, ये मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ। ठीक है, चलिए मैं टीटू तनवानी जी के पास आना चाहता हूँ, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर है जियोनी मोबाइल के, उन तक आना चाहता हूँ। कुछ दिनों पहले आप लोगों ने एक जयपुर शहर में एक स्ट्राइक रखी थी और आप लोगों ने ये विरोध जताया था कि ऑनलाइन शॉपिंग के कारण बहुत बड़ा व्यापार आप लोगों का कहीं ना कहीं हताहत हो रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन बिजनेस जो मीडियम है ऑनलाइन, वो कहीं भी ऑफलाइन से सस्ता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप सोच के देखिए कि एक पूरा ट्रक एक डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ निकलता है, राइट, और डिस्ट्रीब्यूटर के आगे सब डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेल के यहाँ निकलता है, और एक ऑनलाइन कभी बेंगलोर से, कभी उज्जैन से, कभी जबलपुर से एक पैकेट जैसलमेर जाता है या पोखरन जाता है, उसकी कॉस्ट कतई कम नहीं हो सकती। बेसिकली ऑनलाइन में जब बिलो कॉस्ट किसी चीज़ को बेचा जाता है तभी वो कम पे आ सकती है। अदरवाइज़ किसी भी रूप से जो हमारा ट्रेडिशनल माध्यम है जहाँ पे मार्जिन्स बहुत बहुत कम रखे जाते हैं, जैसा कि लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन जहाँ से मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ, मात्र 50 रुपये से लेकर के 200 रुपये तक का मार्जिन से ज़्यादा किसी भी रिटेलर का मार्जिन नहीं होता। 95% लोग ये सोचते हैं शायद 50,000 करोड़ का 20,000 करोड़ का माल इकट्ठा खरीदता है और वो देता है। ऐसा नहीं है। वो एक सिर्फ पोर्टल है, वहाँ पे लोग जाके रजिस्टर करते हैं अपने प्रोडक्ट को। मान लीजिए मैं अपने ही फ़ोन के बारे में जॉनी के, या जॉनी का नाम ना लेते हुए किसी और का नाम लेते हैं, 10,000 का प्रोडक्ट है। मेरे ख्याल से जियोनी तो ऑनलाइन है ही नहीं सर। जियोनी इसलिए ऑनलाइन नहीं है क्योंकि जब आप बिलो कॉस्ट बेचते हो तो कंपनी जितनी भी नई है या अच्छी कंपनीज हैं वो बेसिकली उनका भ्रूण हत्या हो जाता है। आप मान लीजिए 10,000 के प्रोडक्ट पे 200-300 रुपये कमा रहे हो, लेकिन जो एफडीआई के थ्रू या जिस तरीके से पैसा आया है, जब आप बिलो कॉस्ट बेचते हो 9,000 का, तो कोई भी उसे बेचना नहीं चाहेगा। तो वो पोर्टल होता है। जिस तरीके से फ्लिपकार्ट को $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट मिला वर्चुअल कैपिटलिस्ट से, तो 6,000 करोड़ उन लोगों के पास आया। आप सोचिए कि बड़ी से बड़ी कंपनीज की वर्थ
50,000 40,000 करोड़ नहीं होती। कंपनी लाइक टिस्को या और बड़ी कंपनी, और इनका वैल्यूएशन हुआ है 40,000 करोड़ का। अब 6,000 करोड़ उनको आया है, वो किसी भी तरीके से स्टॉक लेना चाहते हैं। 10% कम पे बिलो कॉस्ट बेच के 1-1.5 साल के अंदर रिटेल को तहस नहस करके उसके बाद प्रीमियम कमाएंगे। मुझे आप बताइए, वर्चुअल कैपिटलिस्ट के पास अगर पैसा है तो वो बैंक में इसलिए नहीं रख रहा ना पैसा कि वहाँ 6-7-8% इंटरेस्ट है। वर्चुअल कैपिटलिस्ट किसी भी इंडस्ट्री के साथ पैसा तब लगाता है जब उसको 3 से 4% उसका रिटर्न मिले। 1-1.5 साल ये लोग काम करेंगे बिलो कॉस्ट पे और लॉस पे। लास्ट ईयर स्नैपडील का लॉस 280 करोड़ था और इस बार तकरीबन 1000 से 1200 करोड़ होगा। अगर लॉस करके बेचना है तो किंगफिशर वाला हाल होगा। और हुआ कि अल्टीमेटली एसबीआई के 4000 करोड़ फंस गए और बैंकों का पैसा फंस गया। बिलो कॉस्ट तो कंपटीशन एक्ट के अंदर भी है कि बिलो कॉस्ट चीज़ को नहीं बेचा जा सकता। ऑनलाइन आएगा, जैसा कि इन्होंने बोला कि ऑनलाइन को रोका नहीं जा सकता, किसी भी फोर्स को आप रोक नहीं सकते, लेकिन सबको सेम लेवल फील्ड अगर नहीं मिलेगा तो ये जितने बड़े बड़े मॉल देख रहे हैं, जितनी प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं, ये सब कुछ डाउन हो जाएगी। आज के तारीख में एडिडास के शोरूम में कोई जाकर के देखता शू वहाँ है और कहीं बाहर से जाके खरीदता है। एक दिन जब वो दुकान बंद हो जाएगी तो वो कहाँ टेस्ट करेगा, उस शू को कहाँ पर चेक करेगा। बिलो कॉस्ट नहीं जाना चाहिए, बाकी सबको अधिकार है बिजनेस करने का, सारे मीडियम ऑन होने चाहिए। तो आपकी लड़ाई क्या बिलो कॉस्ट को लेकर थी? बिल्कुल बिलो कॉस्ट को लेकर के है कि आज कुछ कंपनीज जो हैं, आप अगर इसका भी एक तथ्य बताऊं आपको, आज जितने भी मोबाइल फ़ोन टॉप 6 या 8 मॉडल होते हैं जो तकरीबन 70 से 80% बिकते हैं, कोई भी टॉप क्वालिटी की चीज़ ऑनलाइन पे नहीं है। आप उसमें अगर पंच करोगे तो 8 से 10 दिन बाद का डिलीवरी है। मोस्टली जो प्रोडक्ट कंपनियां नहीं बेच पाती, कस्टमर को पता नहीं चलता, वही ऑफलाइन पे है। आप बताइए कि सैमसंग का टैबलेट 299 रुपये का उन्होंने छाप दिया, कैसे बिक सकता है जिसकी कॉस्ट 12,000 है। सिर्फ 5 उन्होंने सुबह डाले और 1 लाख लोग उस पर ऑनलाइन जा रहे थे और सिर्फ 5 लोगों को मिला। तो गिमिक्स है ना, उसके बाद किसी को क्यों नहीं मिला पूरे दिन के अंदर। इस तरीके से हिटिंग करके अपनी वैल्यू, कंपनी की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। एक्चुअली देखा ये गया है कि हिंदुस्तान में लोग बहुत समझदार हैं, स्पेशली राजस्थान में। वो वहीं तक रिलायंस फ्रेश में तब तक जाते थे जब तक वहाँ पे कोई भी फ्रूट 50% रेट का था और वहाँ से भी रिटेलर खरीद के ले जाता था और अपनी दुकान पे जाके बेचता था। आप इसका दूसरा तरीका देखिए, कोई भी चीज़ भ्रामक होगी वो हवाई किले की तरह ढह जाएगी। इसका सही तथ्य ये है, एक रिटेलर कई सारी मेल बना करके 25-25 मोबाइल फ़ोन वहाँ से खरीद रहा है। राजस्थान में 4,500 मोबाइल फ़ोन डेली आते हैं और 4,500 फ़ोन पे वैट का लॉस कितना है? तकरीबन एक फ़ोन पे 400 रुपये से 500 रुपये का वैट लॉस है। आप देखिए 2.5 करोड़ रुपए का पर डे लॉस है। आज इतना बड़ा लॉस गवर्नमेंट को नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए टैक्सेस की चोरी करके प्रोडक्ट को सस्ता देना है तो अल्टीमेटली वो जनता पे ही पड़ना है। आनंद सर कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इनकी बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। ये एक पक्ष दिखा रहे हैं, कॉस्ट कम करके भी जो सेल होती है। पहले आपने देखा डायरेक्ट सेलिंग का एक दौर आया था और अब ये जो आया है इसमें इनके जो ये मॉल्स हैं ये इतने खर्चीले हैं कि यहाँ से जब सामान बिकता है तो उसकी कॉस्ट बहुत प्रभावित हो जाती है। इनके मुनाफे के साथ साथ इतना जो खर्चा इसको मेंटेन करने में आता है वो भी कस्टमर को ही पे करना पड़ रहा है। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग में चूंकि उनकी कॉस्ट कम है, ऐसे में वो कम कीमत पर बेचने में सक्षम है। तो ये जो पक्ष प्रस्तुत करें वो एक तरफा है। कुछ मामलों में हम देख रहे हैं कि लो कॉस्ट दे रहे हैं वो अट्रैक्शन के लिए, कुछ मामलों में भ्रामक विज्ञापन भी है जो गैर कानूनी है, जिसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं। सरकार कानून बना रही है। अभी मीटिंग दिल्ली में 24 तारीख को भारत सरकार की तरफ से हो रही है। उन्होंने घोषणा की है भ्रामक विज्ञापन और उपभोक्ता को गुमराह करने की जितनी बातें वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उन्हें रोका जाएगा। लेकिन कॉस्ट अगर कम आ रही है और कंज्यूमर को कम कीमत पे कोई सामान मिल रही है तो ये एक अच्छी चीज़ है। और हम राजस्थान गवर्नमेंट तो छोड़िए, हिंदुस्तान गवर्नमेंट की ऐसी कोई बहुत बड़ी गाइडलाइन नहीं है ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर जिसके ऊपर शिकंजा कसा जा सके। मैं बताना चाहूंगा, ऑनलाइन शॉपिंग की बात नहीं, सिंपल शॉपिंग पे जो कानून लागू हैं वो अपने आप ऑनलाइन पे भी लागू हैं और वो उतने ही प्रभावी हैं। अगर ऑनलाइन के जरिए भी भ्रामक ढंग से उपभोक्ताओं को भ्रमित किया जा रहा है, उसके साथ ठगी की जा रही है, उसको गुणवत्ता की चीज नहीं दी गई है, तो वही सजाएं मिलनी है जो रिटेल स्टोर से मिलनी है। तो ऐसा नहीं है, अगर आप ये कह रहे हैं कि गुणवत्ता की चीज नहीं दी तो वो भुगतेगा उसके लिए।
वो जिम्मेदार है। अगर उसने निर्धारित गुणवत्ता की वस्तु नहीं दी तो उसके खिलाफ क्षतिपूर्ति का केस बनेगा और उसे उपभोक्ता को पूरी राशि देनी पड़ेगी जो उसने नुकसान पहुंचाया। राजीव अरोड़ा जी, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। सर, एक चीज़ जो निकल कर आई है, कहीं ना कहीं दो पक्ष हमारे सामने थे, उन दोनों पक्षों के बीच में से एक चीज़ निकल कर आई है कि ऑनलाइन शॉपिंग होनी तो चाहिए, परंतु उसके मायने कुछ बदल रहे हैं। वो क्या कारण है? ये क्योंकि जी ने जो बात की वो सच है कि लोगों को मालूम नहीं है कि ऑनलाइन शॉपिंग क्या है। तो पहले हमको थोड़ा सा इस विषय में क्लियर पिक्चर होनी चाहिए हमारे पास में कि जब ये दुनिया आपकी मुट्ठी में, आपके हाथ के अंदर पूरा संसार, क्योंकि ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुका है, संचार के साधन है। हिंदुस्तान में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति दुनिया के किसी भी जगह से सामान खरीद सकता है और जयपुर में किसी कंपनी का ऑफिस है तो हिंदुस्तान के किसी भी शहर, छोटे से गांव के अंदर भी प्रोडक्ट पहुंचा सकता है। ये रिटेल शॉपिंग का भविष्य है, ऑनलाइन जो शॉपिंग है। क्योंकि अगर 95% लोगों को मालूम नहीं है तो आज जो भी कंपनी जो काम कर रही हैं वो पहले ग्राहक को एजुकेट करने का काम कर रही हैं, उनको ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ अट्रैक्ट करने का काम कर रही हैं। वो जो शुरू का जो काम होता है बड़ा डिफ़िकल्ट काम होता है, एक कोई भी इनिशिएटिव लेना और आपको लीडर बनना किसी मार्केट के अंदर, उसके बाद बहुत लोग उसको फॉलो करते हैं। वो काम अभी हो रहा है। मैं आनंद जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये एक अच्छा माध्यम है, इससे आपकी प्रोडक्ट के बारे में आप इन्फीरियर क्वालिटी का सामान लंबे समय तक बेच नहीं सकते। और मैं इस बात से भी असहमत हूँ कि इसके अंदर वैट की चोरी होती है। बिल्कुल वैट की चोरी नहीं होती, क्योंकि अगर आप दुकान पे कोई माल बेच रहे होते हैं, हो सकता है आप रिकॉर्ड ना रखो, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ई कॉमर्स ऑनलाइन पे आप कुछ भी सामान बेचते हैं, उसका पेमेंट क्रेडिट कार्ड से आता है, बैंक के थ्रू आता है, उसका पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ता है, उसमें आप चोरी करने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये बहुत ट्रांसपेरेंट तरीका है। कैश ऑन डिलीवरी में तो शायद होता ही है। कैश ऑन डिलीवरी होती है, वो बिल बन के जाता है, कुरियर कंपनी लेके जाती है, कुरियर के पास रिकॉर्ड होता है कि ब्लू गार्ड कंपनी ने यहाँ से इन लॉट का सामान ले जाके उसको डिलीवर करा। आप उसको ट्रेस कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी है, ट्रेस कर सकते हैं। ऑन द काउंटर पैसे लिए, माल बेचा, चले गए, कोई ट्रेस नहीं कर सकता। भविष्य अगले 4 वर्षों में इस देश के अंदर कम से कम 20-25 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसका 25% मार्केट ऑनलाइन शॉपिंग से होगा। जिसमें बता रहे थे जूतों के बारे में, सच्चाई है। जूते हैं, कुछ टी शर्ट है, कोई किस्म के सनग्लासेस हैं, कोई फैशन ज्वेलरी है, ये ऑनलाइन पे ही ज़्यादा बिकेगी, क्योंकि आपको कंपैरिजन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपके पास हैं। जब आप फ्री हैं उस वक्त आप कर सकते हैं, आपके पास समय नहीं है, किसी को आपको उपहार भेजना है तब आप भेज सकते हैं। आपकी कॉस्ट कम है क्योंकि आपको इतनी बड़ी मॉल में जगह नहीं लेनी पड़ती, एसी नहीं लगाने पड़ते, सेल्स स्टाफ नहीं लगाना पड़ता, भेजने का खर्चा होता है। लेकिन आज जितनी भी शॉप्स इस मॉल के अंदर भी हैं, चाहे ज़ारा जैसी बड़ी कंपनी है, वो भी ऑनलाइन भी माल बेचती है। और जियोनी अगर आज नहीं बेच रही है तो 2 साल बाद अपन दोबारा मिलेंगे तो मालूम पड़ेगा जियोनी भी ऑनलाइन भी बेच रही होगी, क्योंकि ये फ्यूचर है, इसको आप नकार ही नहीं सकते। ये इस बात की सच्चाई है। अब ये बात आती है कि उसके अंदर हम कैसे लोगों को सही माल बेचें, किस तरीके से लोगों का प्रोटेक्शन करें। कोई भी कंपनी अगर पोर्टल है, अगर फ्लिपकार्ट पोर्टल है और अगर ऑर्डर आता है सैमसंग का, पैनासोनिक का, पैनासोनिक वाला उसको माल बेच रहा है, तो अंडर कटिंग कहाँ से हुई? पैनासोनिक अपनी विलिंगनेस से किसी सामान को सस्ता बेचना चाहता है तो उसके अंदर फ्लिपकार्ट कैसे कम करके बेच रहा है? फ्लिपकार्ट ने तो सैमसंग के संग, फ्लिपकार्ट ने तो आम्रपाली के संग एक टाइप करा है कि आप इतने रुपये में प्रोडक्ट बेचेंगे। जब बुकिंग हुई तो उन्होंने उस माल को बेचा। मेरे ख्याल से पेनिट्रेट करने का तरीका यही है। और सबसे बड़ी बात भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के अंदर आज भी आपने अखबार में पढ़ा होगा, विश्व का सबसे युवा राष्ट्र है। 40 वर्ष से कम उम्र के पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, जो कि अब टेक्नोलॉजी के बारे में जान गए हैं। जितनी भी पहले बड़ी कंपनियां थीं, अब कंप्यूटर के ऊपर ही ई-कॉमर्स कर सकते थे, फिर आईपैड के ऊपर आ गया, अब सबके ऐप्स बन गए जो मोबाइल के ऊपर आ गए हैं। तो अगर आप मोबाइल के ऊपर बैठ के चलते हुए गाड़ी में बैठे ऑर्डर कर दें कि कल मेरी माता जी का बर्थडे, उनको ये साड़ी भिजवा देना गिफ्ट के अंदर, तो साड़ी पहुंच जाती है। तो मेरे ख्याल से इस बात को नकारा नहीं जा सकता, और जो अभी ऑनलाइन नहीं कर रहा है उसको आज से ऑनलाइन की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। एक सेक्टर है ज्वेलरी का सेक्टर, जहाँ गोल्ड सिल्वर की बात करें या जो करें, वो भी अब ऑनलाइन में आ गया है, बहुत लंबे स्तर पे आ गया है, और लोग वहाँ पे नई नई डिज़ाइंस देखते हैं, नई नई डिज़ाइनों के साथ बात करते हैं। क्या लगता है आपको कि वो सेक्टर भी पनप जाएगा ऑनलाइन? देखिए, फैशन ज्वेलरी तो बहुत तेज़ी से ऑनलाइन पे चल रही है। वो तो चल रही है क्योंकि वो नट्स है, उसमें पैसा कम है, वो 500, 400, 1000, 2000 तक का है। आदमी धोखा खाएगा तो उतना तक आएगा, परंतु जहाँ गोल्ड एंड सिल्वर, व्हाइट, इसीलिए मैं उसी बात रहा हूँ। अब तक 2 समस्याएं हैं।
पहली तो ज़्यादातर जो कैरियर कंपनी होती है, कुरियर कंपनी जो हैं, वो प्रेशियस मेटल के सामान को लेके जाने में घबराती हैं। बिल्कुल सुरक्षा का प्रश्न होता है। बिल्कुल। और जो करती हैं वो खाली अभी बड़े सिटीज़ के अंदर कर सकती हैं, छोटे शहरों में उनके पास सेटअप नहीं है सिक्योरिटी का, पैसे लेने के बाद भी। दूसरी समस्या यह है गुणवत्ता की, आपकी गारंटी की। तो आप अगर अच्छी दुकान खोलते हो, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, दुनिया में अगर आपका नाम है कि इनकी क्वालिटी अच्छी है, ये जो गोल्ड की क्वालिटी बोल रहे हैं वैसी होगी, अगर बोल रहे रियल इसके अंदर रियल होगा, तो अगर आपकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में है तो आप ऑनलाइन सामान बेच सकते हो। उल्टा लोगों के लिए आसान हो गया है। जिन शहरों में जिनकी दुकान नहीं है वहाँ से उनको ऑर्डर मिलते हैं। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आने वाले समय में ऑनलाइन एक अच्छा बिजनेस है, लोगों को इस पर कोशिश करनी चाहिए। और क्योंकि बल्क के अंदर काम होता है, कम जगह लेके काम हो जाता है, आपके ओवरहेड्स कम होते हैं, इसलिए आप जो आपका मार्जिन है उसको कम करके उसका बेनिफिट कस्टमर को आप दे सकते हैं और नई नई स्कीम से बना के उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। और क्योंकि ये दुनिया का तरीका है, आप उससे अलग नहीं रह सकते। यहाँ पे लूंगा एक छोटा सा ब्रेक के बाद पुनः आपसे मुखातिब होता हूँ। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। मैं यहाँ पर आना चाहता हूँ, राहुल नरवेकर साहब के पास आना चाहता हूँ, जो CEO है indianroots.com के। मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। एक ऑनलाइन पोर्टल आप चला रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, किस तरीके की चीज़ें हैं और कहाँ जाकर आपको लगता है कि नहीं यहाँ हम सही हैं, या यहाँ आकर हम लोग हर चीज़ बहुत तरीके से कर रहे हैं? सबसे पहले तो एक फैक्ट जो आपने कहा था कि अगर आप यूएस मार्केट को देखते हैं तो यूएस में भी ऑनलाइन अभी भी लेस देन 10% ऑफ द टोटल रिटेल है। ओके। Offline retail, which is malls or high street, is more than 90% of retail, organized retail in the US. दूसरी बात ये कहूंगा कि जैसे भाई साहब ने कहा वैल्यूएशन की बात है, आप ये देखिए कि what is online shopping? Online is also another medium to reach out to customers. जैसे भाई साहब बता रहे थे कि उनकी भी कॉस्ट स्ट्रक्चर है अपनी एक। अगर आप एक दुकान लेते हैं छोटे से मार्केट में तो आपका रेंटल कम है, वो आपकी कॉस्ट लो है। अगर आप एक मॉल में आकर ले लेते हैं जैसे यहाँ पे लेंगे तो आपकी कॉस्ट हाई होगी। सो कॉस्ट इज अ डिफरेंट फंक्शन। फ्लिपकार्ट की वैल्यूएशन अगर आप देखते हैं कि 1 बिलियन से लेकर 7 बिलियन जाके आज 11 बिलियन पे चली गई है, तो जो पैसा लगा रहा है वो भी बेवकूफ़ नहीं है। वो ये देख रहा है कि ये एक ऑनलाइन दुकान है जिससे मैं एक दिन में 600 करोड़ का माल बेच सकता हूँ। तो अगर आज 600 करोड़ का एक दिन में बेच सकता हूँ तो साल में कितना बेच सकता हूँ, उसी बेसिस पे उसको वैल्यूएशन मिल रही है। और फ्लिपकार्ट वाले जो 2 लड़के हैं वो भी एक IIT से, यहीं से मिडिल क्लास के बच्चे हैं जिन्होंने पैसा लगा के कॉन्सेप्ट प्रूव किया मार्केट में, उसके बेसिस पे उस पर पैसे लग रहे हैं। आई वॉज वेरी इंप्रेस्ड जो इन्होंने भाई साहब ने बात कही थी। ऐसे एक पहलू तो ये है कि हम बात कर रहे हैं जियोमी है, बाकी ऑर्गेनाइज रिटेलर्स की बात कर रहे हैं, बट ऑनलाइन एक ऐसा मीडियम भी है कि आज एक छोटे से जैसे बगरू में अगर एक कोई लेडी है जो अपने कुछ प्रोडक्ट्स बेचना चाहती है दुनिया को, वो ये रेंटल अफोर्ड नहीं कर सकती मॉल का। उनको कुछ नहीं करना, उनको किसी फ्लिपकार्ट या जैसे इंडियन रूट से बात करनी है कि मेरे पास एक अच्छा प्रोडक्ट है, ये मैं बेचना चाहती हूँ किसी को दुनिया में। वो ऑनलाइन पे हम उनके घर जाके उनसे माल लेके फोटोग्राफी करके लगाएंगे। बगरू वाली खरीद भी सकती है, खरीद भी सकते हैं, वो बेच भी सकते हैं। ये फायदा है। दोनों चीजें हैं। जो एक आपका ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स है इंडिया का, जो आज मोस्ट केसेस में मर रहा है। मैं पिछले 1 साल में 280 दिन ऑल ओवर इंडिया गया हूं और मैं देख रहा हूं कि जो ट्रेडिशनल आर्टिजान है उनके बच्चे बोलते हैं हम मनरेगा में जाके खेती मेहनत कर लेंगे, बट ये आर्टिजन क्राफ्ट करके फायदा नहीं, बिकॉज उसमें पैसे नहीं बनते। एक बहुत बड़े उद्योगपति ने एक साउथ इंडिया के कारीगर से एक मूर्ति खरीदी है जो उन्होंने 40 लाख में खरीदी है। उस मूर्तिकार को 35,000 रुपए मिले हैं, जो उसको 1 साल लग गया था बनाने में, क्योंकि बीच में इतने सारे लेयर है जो उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। आप ऑनलाइन से आज ये सारे लेयर्स हटा सकते हो। इट इज जस्ट अनदर मीडियम। इसके थ्रू आप एक क्लिक में आप पूरी दुनिया को रीच आउट कर सकते हो। कुछ लोग इसका फायदा उठाएंगे, कुछ लोग इसका गलत, विच हैपेंस इन एवरी अदर इंडस्ट्री। एज पर जो भाई साहब बता रहे थे, तो ऐसा होता है साहब कि जब आप बोलते हो कि बिलो कॉस्ट बेच रहे हैं हम लोग, होता ये है कि अगर मैं ऑनलाइन में एक प्रोडक्ट ये टी-शर्ट डाल दूं और आप कस्टमर हो, आप बोलते हो अगर सेम दाम में मुझे स्टोर में भी मिल रहा है और ऑनलाइन भी मिल रहा है तो मैं स्टोर में जाके ट्राई करके पहन लूंगा। जब मुझे पहली बार आपको ऑनलाइन लाना है, अपनी तरफ आकर्षित करना है, तो मुझे कुछ तो गिमिक करना पड़ेगा। एजुकेट करने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए उसे करना, वही मैं बोल रहा हूं। आज मैं किसी को बोलूं कि हाँ ये इस क्रॉस में मिल रहा है, वो खबर फैलती है, इट गोज वायरल। तो इनिशियल स्टेज में बहुत लोगों ने ये किया। उसका एक उन्होंने क्रिएटिव अकाउंटिंग भी किया कि लोगों ने, बहुत सारी बड़ी कंपनीज ने ये किया कि कहते हैं कि ठीक है जी, आज एक कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए अगर मुझे 40 करोड़ टीवी पे डालना है और उसका मुझे रिटर्न नहीं पता,
तो उससे बेटर ये है कि चलो ये हिट मैं यहाँ ले लेता हूँ और मैं कुछ इस पर डिस्काउंट दे देता हूँ, जिससे ये कस्टमर को मैं एक्वायर कर रहा हूँ। इट्स अ चीपर वे टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। एक चीज़ और समझ में आती है मेरे, जहाँ पर हमने बीच में एक सिस्टम आया था कि चैन बनाइए, मार्केट पे आइए, कुछ प्रोडक्ट मिलेगा, कुछ करेगा। धीरे धीरे लोग वहाँ तक आए, लोगों ने बहुत तरीके से उसमें काम किया। काम करने के बाद लोग जब उसमें धोखा खाया तो लोगों ने उसको दरकिनार कर दिया। क्या लगता है थोड़े दिनों बाद जब ऑनलाइन शॉपिंग में भी कहीं धोखे खाने लगेंगे लोग तो उसे दरकिनार कर देंगे? देखिए ऐसा ऑनलाइन का जो एक एडवांटेज ये है कि कोई भी आदमी ऑनलाइन आ सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की आपको ज़रूरत नहीं है। इसका फ्लिप साइड ये है कि कोई भी छोटा मोटा प्लेयर जिसका लॉन्ग टर्म विजन नहीं है वो आके एक शॉर्ट टर्म में पैसे कमाने की कोशिश करेगा। तो दैट इज ट्रू फॉर एनी अदर मीडियम। ये आप ऑफलाइन में भी अगर स्टोर से जाके आपको खराब माल मिलता है, वही चीज ऑनलाइन में भी होगी। हाँ, इनके वजह से जो रेगुलर अच्छे लोग हैं उनको भी प्रॉब्लम हो रही है। अतुल जी, आज भी बाजार में बड़े ब्रांड की कॉपीज सड़कों पे मिलती हैं, हर जगह मिलती हैं, कई छोटी छोटी दुकानों में मिलती हैं। इसमें क्यों कंपनी बात करते हैं? धीरे धीरे उल्टा लोग पकड़ में आ जाते हैं, उनको आप पकड़ नहीं सकते। मेरे को मालूम है, मेरे खुद की जो कंपनी है आम्रपाली, उसके नाम से 4 लोगों ने वेबसाइट बना के उस पर माल बेच रहे थे। मेरे 3 महीने बाद जाके मालूम पड़ा और उसके बाद बाकायदा कंप्लेन करनी पड़ी और वो पकड़ में आ गए। उनके आईपी एड्रेस से मालूम पड़ गया। उदयपुर के अंदर एक छोटी सी दुकान वाला था, वो इंडियन लॉ अगर स्ट्रांग हो जाए ना, एक रिटेलर को ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि अगर कोई मेरा कॉपी कर रहा है तो बहुत जल्दी उसके ऊपर कार्रवाई होकर उसको अरेस्ट किया जाएगा, तो ये भी कम हो जाएगा। और आपको क्या लगता है कि लेस प्राइस बेचना भी कहीं, जैसा कि टीटू जी बता रहे थे कि लेस प्राइस बेचना कहीं ना कहीं गलत है, तो लेस प्राइस पे आना जरूरी है क्या ऑनलाइन शॉपिंग से? सब जरूरी कोई भी चीज़ नहीं है। ये हर कंपनी की अपनी एक स्ट्रैटेजी है कि अच्छा मैं अगर लेस प्राइस बेच के ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता हूँ, बट अल्टीमेटली सब बिजनेस है। मैं अगर बिलो कॉस्ट बेच रहा हूँ तो मैं उसको लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं कर पाऊंगा। कितने लोगों को कितने दिन बेवकूफ़ बना लूंगा। और जैसे भाई साहब ने खुद ही कहा कि लोग भी समझदार होते हो, तब तक ही आएंगे जब तक आपको लेस प्राइस। टीटू जी, आपके सवाल का जवाब मिल गया शायद, तो कि कितने दिन चल लेंगे? नहीं, ऐसा है कि भाई साहब ने जैसे बोला कि उसकी कॉस्ट कम है ऑनलाइन की। पूरी दुनिया के अंदर सर्वे है, आज तक एक भी दुनिया की कंपनी ऑनलाइन प्रॉफिट में नहीं गई है, इंक्लूडिंग अलीबाबा। ऑनलाइन की अगर अलीबाबा की भी मार्केट वैल्यू तो जबरदस्त बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज भी लॉस में है। आज अगर आप देखें पूरी, जहाँ अगर फ्लिपकार्ट का ऑफिस आप देखेंगे या कोई भी और ऑफिसेस ऑनलाइन के देखेंगे जो लोग कर रहे हैं, बहुत बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए और ऑफलाइन से 2 से 3% ज़्यादा कॉस्ट है। मैंने कहीं ये नहीं बोला कि ऑनलाइन का विरोध करना है। ऑनलाइन पे जो गलत हो रहा है बिलो कॉस्ट, उससे क्या पूरा समाज का पूरा स्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा। उस बिलो कॉस्ट को रोकना है। अगर कोई हमारा आर्टिस्ट या कोई चीज़ बेच रहा है वहाँ पे, और बिल्कुल मैं अरोड़ा साहब की बात से सहमत हूँ और बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने बोली, इसके अगेंस्ट में नहीं है। ऑनलाइन तो कोई, मैंने अपने उसमें बोला किसी भी फोर्स को रोका नहीं जा सकता, लेकिन जो बिलो कॉस्ट 1 साल करके कुछ इसमें एक्चुअली उन्होंने टारगेट बनाया है कुछ को। जैसे मान लीजिए ज्वेलरी बहुत ज़्यादा नहीं बिक सकती, लेकिन मोबाइल फ़ोन का 90,000 करोड़ का मार्केट है इंडिया का, उनको अभी टर्नओवर्स चाहिए, तो वो उन्होंने लैपटॉप को, मोबाइल फोन्स को, उनको पकड़ा है, वहाँ बिलो कॉस्ट देके उसको कैच करके। और उसमें भी होता क्या है कि ऑनलाइन में आप देखिए मोबाइल इज द इजीएस्ट टू सेल। उसमें मुझे कोई फिटिंग का इशू नहीं है, उसमें कोई साइजिंग का प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है, काफी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है स्मार्टफोन के अंदर। इसलिए तभी अभी भी मात्र इतना सब कुछ करने के बाद 6% ही बिजनेस स्मार्टफोन का ले पाए। डिस्टर्ब पूरा मार्केट उन्होंने कर दिया है, लेकिन मार्केट सिर्फ 6% ही ले पाए हैं। यहाँ पे हमारे पास विनोद सेतिया जी, मैं उन तक आना चाहता हूँ, विनोद सेतिया जी तक आना चाहता हूँ। बाई एंड बजट करके एक संस्था है आपकी, क्या कहना क्या चाहते हैं? बिलो कॉस्ट की बात से इनसे एक तो चलो फिलहाल सहमत हो लेते हैं। दूसरी बात ये इन्होंने कि भी डाटा बताया कि 95% लोग इंटरनेट नहीं जानते हैं। आवश्यकता आविष्कार की जननी है और आवश्यकता के अनुसार आदमी ट्रेंड को चेंज करता है, अपनी बात को, अपने व्यवहार को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चेंज होता है। और जहाँ तक बिलो कॉस्ट की बात है तो सुई से लेके जहाज तक में गला काट प्रतिस्पर्धा है इस देश में। और
तो ये भी प्रतिस्पर्धा का ही तरीका है ऑनलाइन शॉपिंग। मैं और अभी उस बात पे आ रहा हूँ, प्रतिस्पर्धा के तरीके की बात नहीं है, सिर्फ यहाँ बात हो रही है मोबाइल की। वो कंपनियां कितने और प्रोडक्ट बेच रही हैं, वो कहाँ मैनिपुलेट कर रही हैं, किस चीज में, आप और मैं कैसे जान सकते हैं सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो मेन प्रोडक्ट, आप किराने की दुकान पे गए तो चीनी का भाव आपने पूछ लिया, बाकी का आपको पता ही नहीं है। चीनी के भाव पूछने से काम थोड़ी चलेगा सर, बाकी आइटम में भी तो कहाँ मैनिपुलेशन कर रहा है। वो एक प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, खाली मोबाइल नहीं बेच रही हैं वो कंपनियां, वो हजारों लाखों प्रोडक्ट बेच रही हैं। वो किस में क्या मार्जिन ले रही हैं आप और मैं नहीं समझ सकेंगे सर। ये बहुत बड़ा मैनिपुलेशन गेम है। लेकिन इंटरनेट का अच्छा, जमाना ये भी वो किराने की चीनी की शक्कर जैसा माल काम तो नहीं है कि शक्कर कम कर दो बाकी चीजों में पैसा बढ़ा लो, वैसे ही मोबाइल में यहाँ पर इसी तरीके से मोबाइल की बात क्यों कर रहे हैं सर? उनके पास लाखों प्रोडक्ट है। उन प्रोडक्ट्स की बात भी होनी चाहिए। वो प्रोडक्ट्स की बात होना भी बड़ा महत्वपूर्ण है। आप एक चीज में 200 रुपए का लॉस खा के और दूसरी चीज में 500 रुपए कमा रहे हैं, तो ये कस्टमर नहीं जानता सर। आज का बिजनेस का ट्रेंड हो चुका है ये। और इंटरनेट की, भाई साहब ने बोला कि जिसके पास नहीं है उसको तैयारी कर लेनी चाहिए, तो ये डेड श्योर है कि इसकी तैयारी 100% कर लेनी चाहिए, अदरवाइज काम नहीं चलेगा। एक और व्यक्ति हमारे बीच बैठे हैं, संदीप अग्रवाल जी, जो फाउंडर है पिंक सिटी किराना.com के। सर, अक्सर किराने का सामान, एक दुकान जहाँ पे फिक्स मेरे पिताजी, मेरे दादाजी सब जाया करते थे, वहाँ पे भी मैं भी आज भी वहीं जाता हूँ, पर्ची पकड़ाता हूँ, महीने का राशन लेता हूँ, घर आता हूँ। अगर वो चीज़ ऑनलाइन बिकने लग जाए, शक्कर और जीरा और धनिया या हल्दी अगर ऑनलाइन बिक रही है, तो कहाँ जाकर हम लोग किस क्वालिटी पे कहाँ कंप्रोमाइज़ करना चाहेंगे? अगर हम आज देखें तो मोबाइल्स इलेक्ट्रॉनिक्स में डेली एक नया वेबसाइट इंटरनेट पे आ रहा है। अब जो आजकल ट्रेंड है वो है ऑनलाइन किराना का। अगर हम दिल्ली को लेकर सर्वे करें तो आज दिल्ली में 44% ई किराना की सेल है। बिल्कुल सही है। आप मुंबई को लेते हैं तो मुंबई में भी तकरीबन 56% आराम से ई किराना की सेल आ रही है। बिल्कुल कह रहे हैं। और जहाँ बात आती है गुणवत्ता की, क्वालिटी की, ये डिपेंड करता है आप पे, जो आप बिजनेस को रन कर रहे हैं तो आप कस्टमर को क्या क्वालिटी देना चाहते हैं। अगर आपका विजन है लॉन्ग टर्म का कि आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है तो आपको क्वालिटी मेंटेन करना पड़ेगा। वो प्राइसिंग से इशू सर ये रहता है, आप जितनी भी अभी आप लेंगे, जैसे अभी हमारे इंडिया में इशू आता है एक वॉलमार्ट आने का और किसी रीजन से नहीं आ पाया। अभी जो चल रहे हैं, जैसे आप लेंगे मेट्रो लेंगे, कारफूर लेंगे, जो एक हजारों करोड़ों में जिनकी वैल्यू है इन कंपनीज, इन कंपनीज का एक स्ट्रेटेजी रहता है, जो भी ब्रांडेड सामान, ब्रांडेड चीज़ें हैं वो सब ये लोग ब्लॉक कॉस्ट दे देते हैं, रेट टू रेट निकाल देते हैं। अगर आप किराना को लेके आएंगे, आज आपको ये पता है कि किसान का सॉस मार्केट में क्या बिक रहा है, बिकॉज वो हर दुकान पे एक ही रेट बिक रहा है। आपको ये नहीं पता कि मूंग की दाल क्या भाव बिक रही है, आपको नहीं पता क्या भाव, किस रेट पे क्या भाव बिक रही है, क्वालिटी क्या बिक। आज भी 100 में से 20 लोग हैं जिनको सिर्फ क्वालिटी की परख है, जो दाल को अच्छी तरह देखना जानते हैं। तो उन लोगों की स्ट्रेटेजी क्या थी कि वो सिर्फ इन चीज़ों में महंगा करके बाकी सबको सस्ता कर ले, बिकॉज कस्टमर को अंदाजा ही नहीं है क्या चीज़ बिक रहा है। आज ये सब बंद होने को आ गए, इसी रीजन से बंद होने को आ गए। आपको चाहते हैं आप लॉन्ग टर्म चलाएं, अपने को क्वालिटी अच्छी दीजिए। चलिए, आईटी सेक्टर से मिहिर शर्मा जी मेरे पास बैठे हैं, मैं उन तक आना चाहता हूँ। मिहिर सर, अभी जो चर्चा हो रही थी उसमें हमारे सम्मानीय जो सदस्यगण यहाँ पर मौजूद हैं वो खुद मैन्युफैक्चरर्स हैं हमारे आईटी लाइन में, जैसे टीटू साहब ने बोला, और हम लोग भी जो बिजनेस करते हैं वहाँ पे हम मैन्युफैक्चरर नहीं है, वहाँ वी आर ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स मैं आईटी लाइन और मोबाइल की बात कर रहा हूँ। हमारे ट्रेड में सबसे बड़ी समस्या ये है कि जैसे सभी ने बोला कि कंपनी इस पर ऑब्जेक्शन नहीं करती कि 60,000 रुपये का अगर लैपटॉप 55,000 का दे रहे हैं तो आपने कहा कस्टमर को फ़ायदा है। लेकिन आप इसमें एक बात नोट करिए, अगर कस्टमर को फ़ायदा है तो किसी भी बड़ी कंपनी को आप ले लीजिए, हर कंपनी के आप वेबसाइट पे जाइए, कंपनी क्लेम कर रही है कि मैं जिसने भी ये लैपटॉप ऑनलाइन लिया है, हम इसके साथ जो कुछ स्कीम्स आ रही हैं वो नहीं प्रोवाइड करेंगे, हम वारंटी इशू रहेगा तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे। तो हमें ये भी सोचना है कि इसका क्या रीज़न है। कंपनी जो खुद उस प्रोडक्ट को बना रही है वो खुद ही ऑनलाइन पे उसका विरोध कर रही है बेचने का, तो इसके पीछे क्या रीज़न है, ये हमें सबको बहुत इस पे सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर कंपनी जो बनाने वाली का माल इतना बिक रहा है तो वो क्यों विरोध करेगी। तो इस बात पे पहली बात गौर करने वाली चीज़ है। दूसरी चीज़, कंपनी हमारे आईटी लाइन में कुछ प्रोडक्ट्स कंपनी इंडिया में बेचती है, बाहर पे कुछ माल सस्ता मिलता है, हमारे कुछ बड़े प्लेयर्स उस प्रोडक्ट को डायरेक्टली इंपोर्ट कर लेते हैं, जो बहुत बड़े लेवल पे इंपोर्ट करते हैं, वो ऑनलाइन के माध्यम से उसको बेच रहे हैं। उस प्रोडक्ट पे कंपनी कभी वारंटी देती नहीं है सर्विस सेंटर पे। अब ये जो चीज़ है, ये अनजान जो कोई ब्यावर में बैठा है या कोई कलकत्ता में खरीदार है या कहीं भी खरीदार है, उसको बेचते टाइम इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो हम लोगों का मेन मुद्दा ये कि
वो कस्टमर जब उसको ले रहा है तब तो वो बड़े गुड फेथ में कंपनी का प्रोटेक्ट करके ले रहा है, लेकिन जब वो चीज़ खराब होती है और वो सर्विस सेंटर जाता है तो वहाँ पे उसको इतनी निराशा होती है कि उसका अपन बयान नहीं कर सकते। तो हमारा सिर्फ एक यही कहना है कि प्रोडक्ट ऑनलाइन पे बेचिए, सब कुछ करिए, लेकिन उसका जो वारंटी सपोर्ट है उसको भी तो आप ये करिए कि वो वाकई कंपनी प्रोवाइड करा रही है नहीं करा रही है। दूसरी बात, जब ये तो वारंटी सपोर्ट नहीं मिल रहा तो अपने आप कस्टमर को भी समझ में आ रहा है कि बिल्कुल मुझे नहीं लेना है। बिल्कुल सर आ रहा है, लेकिन सर उसमें कितने, जैसे 100 जगह माल गया तो वारंटी से रिलेटेड सिर्फ अभी 5 जनों को प्रॉब्लम है, 90% लोग बाग उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन जो 5% फंसे वो तो हमारे पास आके कहते हैं साहब हम ऑनलाइन कभी लेंगे ही नहीं। तो ये वाला भी एक चेहरा है। तो बढ़िया है ना आप लोगों के लिए बढ़िया है ना, हमारे लिए बढ़िया, लेकिन सर उस 5% कस्टमर को भी क्यों नुकसान हो। तो आप लोगों ने भी सोचा वापस ऑनलाइन जाने का, सोच रहे हैं जैसे जैसे रिटेल इंडस्ट्री खत्म हो रही है वो लेकिन उसमें पोर्टल में जब तक आपका नाम इतना बड़ा नहीं होगा, आप फाइट, हर कोई इतने छोटे लेवल पे हर कोई धीरू भाई अंबानी या मुकेश अंबानी नहीं बन सकता। आज ऐसे भी प्लेयर्स हैं जो बहुत छोटे लेवल पे काम करते हैं, उनको ये चिंता है कि मैं सुबह से जाके कमाऊंगा, मेरे को महीने का इतना आएगा, तो उन लोगों का भी अपने को ध्यान रखना है। अगर इस सिस्टम को, और जहां तक अरोड़ा साहब ने कहा था, मैं उनकी बात सुन रहा था कि इसमें टैक्स की कहीं भी कोई चोरी नहीं है, लेकिन सर इसमें आप अंदर कभी जाके इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी सरकार को हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। वो इसलिए हो रहा है कि आदमी ने कहीं बैठा, उसने CST का बिल कर दिया, कोई बेंगलोर से दिल्ली में माल आया, जयपुर में माल आ गया, पैसा उसका वहाँ पे पूरा जमा हो गया। इसमें जो सामान खरीद रहा है वो 85% एंड यूज़र है। उसने 200, 500, 1000, 2000 रुपए की चीज़ ली, उसको उस बिल को कहीं दिखाना नहीं है, उसको इनकम टैक्स में कहीं छूट नहीं ले ली, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट से वैट का उसको रिटर्न नहीं ले रहा। वो इसमें जो व्यापारी है, जो गलत, उसने इंपोर्ट का बगैर बिल का माल लिया और वो बिल पे उसने 5% चार्ज करके भेज दिया, यहाँ कस्टमर के पास आ गया, वो खुश हो गया, वहाँ पे सरकार को 5% भी नहीं मिला। मैं यहाँ पर प्रतीक मोर के पास आना चाहता हूँ। प्रतीक मेरे साथ बैठे हैं, यंगिस्तान यूनाइट्स के हैं और साथ में अभी नए पोर्टल के साथ इस शहर में आए हैं। हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि हम ऑनलाइन शॉपिंग हम लोग कर रहे हैं, बट हम लोग उसके पॉइंट पे नहीं जा रहे। एक इंडियन ट्रेडिशन के अंदर यदि हम ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर जा रहे हैं तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। जहाँ हम लोग रिटेल स्टोर की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोग बाग धोखा खाए हैं रिटेल स्टोर से, तभी जाके वो ऑनलाइन के ऊपर वो ट्रस्ट कर रहे हैं, तभी जाके अब ऑनलाइन रिटेल स्टोर से धोखा खाएं। ऑफ कोर्स जैसे आज मैं किसी में मोबाइल शॉप के ऊपर जा रहा हूँ, मैं मोबाइल मेरा ले रहा हूँ, वो बोल रहा है कि यदि अंदर से कुछ भी स्क्रैच आ जाता है या कुछ भी होता है तो मैं इसको रिटर्न नहीं लूंगा। मैं वही ऑनलाइन पोर्टल मेरे को बोल रहा है कि यदि आपका कुछ भी स्क्रैच होता है तो विद इन अ मंथ के अंदर आप उसको मेरे को रिटर्न कर सकते हैं। सो मैं ऑफकोर्स मैं ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर ही मैं जाके उसको परचेज करूंगा, मैं उस शॉप के ऊपर जाके क्यों परचेज करूंगा। मैं मान लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है कि जहाँ से एक वो मार्केट, ऑफकोर्स एक उसका भी टाइम था और आज एक अभी ऑनलाइन का ही टाइम चलेगा। और जहाँ आप बात कर रहे हैं कि ये रिटेल स्टोर वगैरह, तो ये सब लोग जो है ऑनलाइन के ऊपर सेल कर रहे हैं। आप जो बात करें तो ये जैसे जियो ने अपना मोबाइल सेल नहीं करता, तो सर ये पूरा कंप्लीट सेलर्स बेसिस के ऊपर चल रहा है जो भी पोर्टल है। तो उसमें आप कंपनी, आप किसी को भी नहीं बोल सकते कि आप इसके ऊपर सेल आउट कीजिए या नहीं कीजिए। मेरी शॉप है तो ऑफकोर्स मैं उसको सेल आउट करूँ, क्योंकि कस्टमर मेरे पास नहीं आ रहा, बट माल तो मेरे को बेचना है, ये इन्वेस्ट मैंने किया उसके ऊपर, आपने नहीं किया वहाँ पे। ऑफकोर्स मैं वहाँ पे करूँगा। और जहाँ तक चीज़ है कि हम लोग डिफरेंट सेगमेंट्स की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर ऑफकोर्स अभी केवल मोबाइल हो गई, बुक्स वगैरह हो गई, बट धीरे धीरे जैसे क्राफ्ट के अंदर भी कई साइट्स आ रही है। उसके अलावा जैसे अपन ज्वेलरी के अंदर भी अभी जैसे रतन टाटा ने अभी एक रिसेंटली एक वेबसाइट के अंदर अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो भी सेगमेंट इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे। यूथ ने अभी पिछले कुछ टाइम का एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड मैं देख रहा था आज उस पर रिकॉर्ड डाटा में, कि जो बॉम्बे, बेंगलोर, पूना, जयपुर इटसेल्फ और दिल्ली इटसेल्फ, उसमें जो बुके हैं, फ्लावर बुके, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ ऑनलाइन सेलिंग करी है। रिकॉर्ड तोड़। जयपुर की एक फर्म है वैशाली नगर में, वहाँ उसने रक्षाबंधन पे केवल 2 करोड़ की सेल की थी ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू। ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चेंज है, ये बहुत बड़ा चेंज है। तो ये यूथ क्यों उधर की साइड अट्रैक्ट हो रहा है, क्या कारण है? यूथ ऑफ कोर्स अट्रैक्ट होगा ही। जैसे मैं यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, मैं ठीक है, मैं यहाँ पे घूमूंगा फिरूंगा, बट यहाँ पे यदि मैं कोई चीज देखूंगा तो वो 5000 रुपए की होगी, उससे ऊपर की होगी, वो मेरे बजट की नहीं होगी। भाई सेम चीज है, वही मेरे को डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस के अंदर जो चीज है, ऑफकोर्स एक पोर्टल की बात नहीं है, 10 पोर्टल है, मैं उसके ऊपर मैं चेक करूंगा किसके अंदर मेरे को सस्ता मिल रहा है, वहां से मैं परचेज कर लूंगा। मेरे को कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं रही उस चीज के लिए, तो मैं उस चीज़ पे जाऊंगा। और मेन चीज़ है यहाँ से स्टार्ट कहाँ से हुआ है, ये सारी चीज़ स्टार्ट हुई है फेसबुक वगैरह से, जिसके थ्रू हम लोग ऑनलाइन की हमें आदत पड़ी है। आपने brokinghouse.com जो खोला है उसमें बेसिकली आप कहीं ना कहीं मकानों के लिए बात कर रहे हैं। मकान एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर ऑनलाइन चीज़ों को सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, परंतु कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आने वाले समय में ये भी सर्वाइव करेगा।
जी ऑफ कोर्स सर्वाइव करेंगे। जैसे अभी रिसेंट की मैं एक चीज़ बताता हूँ। एक कस्टमर था जिन्होंने एक कंपनी से वो परचेज करे थे और उन्होंने मेरे पे भी क्वेरी उन्होंने की थी, बट ये चीज़ था कि जो मेरा प्रॉफिट था वो मैंने कट आउट करके मैंने उनको जो है वो लीड जनरेट करने के लिए मैंने उनको वो सेल आउट कर लिया। मतलब कि वो कहीं ना कहीं एक कस्टमर है जिसको बेनिफिट मिल रहा है तो वो ऑफकोर्स आएगा ही। वो मेन है कि बेनिफिट कहाँ किसको मिल रहा है। यदि आप आज कोई भी चीज़ परचेज करने जा रहे हैं और वहाँ पे आपको जहाँ से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा तो ऑफकोर्स आप वहीं से परचेज करेंगे। आप अल्टीमेट जो चीज़ है वो आपको वही मिलने वाली है, उसके अंदर कहीं कुछ भी कोई इशू नहीं आने वाला। ब्रेक के बाद पुनः आप लोगों से मुखातिब होता हूँ। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। ज्वेलरी सेक्शन की बात जहां तक कर रहे हैं सर, ऑनलाइन में क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में ज्वेलरी भी कहीं ना कहीं ऑनलाइन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाएगी? जी सर, क्योंकि ज्वेलरी के अंदर एक तो क्वालिटी बहुत महत्वपूर्ण रखती है, नंबर 2 ज्वेलरी के अंदर डिजाइनिंग। अब लाखों डिजाइनें होती है। उदाहरण के तौर पे आम्रपाली की ज्वेलरी है, वो पसंद तो करते हैं लेकिन नागालैंड में कोई बैठा हुआ आदमी है वो खरीद नहीं सकता, जयपुर आ नहीं सकता, तो वो ऑनलाइन के थ्रू जो भी डिजाइन पसंद आएगी तुरंत वो खरीद लेगा। तो उसकी अपार संभावना है। जहाँ पर जाकर लोग जाते हैं, स्टोर में देखते हैं, ज्वेलरी की शोरूम में देखते हैं, वहाँ जाकर एक एक चीज़ को परखते हैं, एक एक चीज़ के बारे में, मेकिंग के बारे में बात करते हैं, टंच के बारे में बात करते हैं। इन सारी चीज़ों के बीच में भी क्या लगता है आपको कि ज्वेलरी ऑनलाइन आ जाएगी? नहीं, ऑनलाइन के अंदर तो वो सारी डिटेल्स भी होती है। जैसे मान लो कोई इयरिंग है तो उसमें सोना कितना है, डायमंड कितना है और अन्य क्या क्या चीज़ें हैं वो सब उसमें डिटेल में लिखी हुई होती है। तो और उसकी रेट्स भी लिखी हुई होती है, तो उसमें वो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और दूसरा, आजकल जब ऑनलाइन चल रहा है तो जैसे भाई साहब बोल रहे थे कि साहब प्रॉब्लम से ऊंची ज्वेलरी में आ सकती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारे बहुत सारे ज्वेलर्स, भाई साहब भी इसमें शामिल है और भी हैं, जो ऊंची ज्वेलरी भी बाई पार्सल भेजते हैं। वो होता ही है कि जो ऊंची ज्वेलरी को सिंगल पीस भेज सकते हैं, लॉट में नहीं भेज सकते। रवि चौरसिया साहब के पास आना चाहता हूँ, CFO हैं वर्ल्ड ट्रेड पार्क से, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है कि नहीं, वाकई में ट्रेडिशनल मार्केट अभी भी जिंदा रहने वाला है लंबे समय तक? ऑनलाइन ट्रेडिंग जिस तरीके से चल रही है इसको आप रोक तो नहीं सकते हो, जैसा सबने बोला है, बट हर चीज़ की एक लिमिट होती है, एक ग्रोथ होती है। हर बिजनेस का आप चार्ट देखोगे तो ऑनलाइन ट्रेडिंग में जिस तरीके से अभी ग्रोथ है, ये ग्रोथ रहेगी, बट एक अल्टीमेट पीरियड पे जाने के बाद वापस इसका डाउनफॉल आना है। और जहाँ पर इंडियन कस्टमर्स के सेटिस्फेक्शन की बात करेंगे तो जब तक कस्टमर्स को लुक एंड फील का मजा नहीं आता है वो शॉपिंग नहीं करता है। ये आज अगर मेरे को कोई टी शर्ट खरीदनी है, आज अगर मेरे को जीन्स खरीदनी है, जब तक मैं उसके ट्रायल नहीं लूंगा, हिंदुस्तान में इतनी सारी कंपनीज हैं, चाहे आप गारमेंट्स ले लो, चाहे आप ज्वेलरी ले लो, चाहे आप शूज़ ले लो, जितने भी आप प्रोडक्ट लेंगे, स्पेसिफिकली जो एसेसरीज हैं और जो फैशनेबल की चीज़ें हैं, उसमें कोई भी कस्टमर ऑनलाइन पे एक बार जाएगा, 2 बार जाएगा, बट ये ऑफलाइन मार्केट को रिप्लेस नहीं कर सकती है। ऑनलाइन ट्रेडिंग विल बी वन ऑफ द पार्ट। इतने कुछ शेयर ले सकता है, कुछ शेयर ले और ये शेयर भी अगर आज की तारीख में मान लो 5%, और ये शेयर भी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट चेंज होता रहेगा। हो सकता है मोबाइल में प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करेगा। देयर माइट बी सर्टेन प्रोडक्ट where the percentage may go to 40%, 50%, but you will get the certain product where the percentage may be only 1% or 2%. So अगर आप लुक एंड फील की बात करोगे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात करोगे, तो आने वाले टाइम में ऑनलाइन ट्रेडिंग में डिससेटिस्फेक्शन ज़्यादा आएंगे। और जो साइबर क्राइम की अपन बात करते हैं, जब ऑनलाइन पेमेंट्स की बात करते हैं, वैसे ही इतने फ्रॉड होते हैं, और यहाँ पर पेमेंट करने के बाद कितने फ्रॉड और बढ़ेंगे आप कुछ बोल नहीं सकते। केवल मीडिया में जितना कवरेज आप देखते हैं वो बात कर सकते हैं। आज के ही अगर इकोनॉमिक टाइम्स को आप देखोगे तो गूगल का एक नया फोन लॉन्च होने वाला है। बिल्कुल, गूगल इज ट्राइंग टू डू द ऑनलाइन ट्रेडिंग। ऑल द बिग रिटेलर्स एंड all the big person who are doing the trading will refuse. If they are going to do the online trading, then they are not going to even display the product. Okay. So if Google don't have any place for display, then how they are going to do the online trading? बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि रिटेल शॉप्स जो हैं वो भी चलेंगी और ऑनलाइन बिजनेस चलेगा, दोनों साथ साथ चलेंगे। इंटेलिजेंट आदमी वो है जो ऑनलाइन शॉपिंग करे
और उससे कस्टमर को हाई वैल्यू आइटम के लिए अपनी शॉप की तरफ अट्रैक्ट करे। आप इस बात को लोग समझ नहीं रहे बात को कि अगर जैसे सेठिया जी ने एक बात कही कि कोई व्यक्ति अगर कोई प्रोडक्ट बेचता है अपने ब्रांड को घर घर पहुंचा रहा है, मैं सैमसंग हूँ, मैं पैनासोनिक हूँ, मैं सोनी हूँ, मैं आम्रपाली हूँ, घर तक पहुंच गया, उसके बाद उसकी 2500 चीज़ और बिकती हैं क्योंकि लोगों को उस ब्रांड के बारे में अवेयरनेस हो जाती है। अगर मैं कहता हूँ फैशन ज्वेलरी अगर मैं ऑनलाइन बेचता हूँ और हाई एंड ज्वेलरी मैं मेरी दुकान में बेचना चाहता हूँ, तो मेरे बारे में अवेयरनेस अगर इतने लोगों को होगी तो जब कोई जयपुर घूमने के लिए आएगा तो वो मेरी दुकान के ऊपर आएगा, मुंबई जाएगा तो इनकी दुकान पे जाएगा। तो मेरे ख्याल से इंटेलिजेंट यूज का ऑनलाइन शॉपिंग का आप करके अपनी रिटेल शॉपिंग को भी बढ़ा सकते हो। चौरसिया साहब, एक चीज और पूछना चाह रहा था आपसे कि जिस तरीके से लोगों का एक शगुफा आता है हर बार के साथ, बड़े बड़े मॉल हैं, उनके खर्चे ज़्यादा हैं, दुकान है उसमें खर्चे ज़्यादा हैं, इसलिए लोगों ने प्रॉफिट का रेशियो भी बढ़ा के लोगों को बेचते हैं। मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग में भी कोई कम खर्चे नहीं है। जिस तरीके से देखा जाए, बड़ा सारा मार्केट, बड़े सारे लोग, आज अगर आप एडवर्टाइजिंग फील्ड में जाएंगे तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन शॉपिंग ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बॉम्बे के अंदर आप अगर होर्डिंग्स देखेंगे, बड़े बड़े होर्डिंग तो सारे स्नैपडील के मिल जाएंगे, फ्लिपकार्ट के मिल जाएंगे, ईबे के मिल जाएंगे, सारी चीज़ों में। तो ऐसा नहीं कि खर्चे वो नहीं कर रहे हैं, परंतु ये शगुफा कहाँ से पैदा हो रहा है बार बार जाके? सर, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग की मॉल बिजनेस से कंपेयर करेंगे तो जहाँ तक मॉल बिजनेस का सवाल है, मॉल बिजनेस में आदमी केवल शॉपिंग के लिए नहीं आता। द मॉल इज गिविंग द फुल एंटरटेनमेंट। सही कह रहे हैं। फ्रॉम अगर उसको मूवी देखना है तो मूवी ऑनलाइन शॉपिंग से नहीं देख पाएगा। सही बात है। अगर टिकट ले सकता है ऑनलाइन, हाँ टिकट ले लेगा लेकिन देख नहीं पाएगा। उसको एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए तो उसको आना पड़ेगा। उसको फूड कोर्ट में एंजॉय करना तो उसको आना पड़ेगा। ऑनलाइन से वो पिज्जा वीजा कुछ लिमिटेड आइटम है वो बुला सकता है। बट अगर आप ओवरऑल देखोगे, अगर इस पर्टिकुलर मॉल बिजनेस की बात करें तो 10% 20% एरिया जो कि रिटेल वाला एरिया है और जहां पर ऑनलाइन के ऑप्शंस अवेलेबल है, बाकी 80% एरिया में कोई ऑप्शंस अवेलेबल नहीं, तो उसको ऑफलाइन और फिजिकल आना ही पड़ेगा। चलिए, मैं अनंत व्यास साहब के पास। हाँ, एक से, हाँ क्या बोल रहे हैं? मॉल्स भी ऑनलाइन आ रहे हैं। अगर आप सेलेक्ट सिटी वॉक देखें, वो खुद ऑनलाइन जा रहे हैं और उनका यही वाला मॉडल है जो भाई साहब बता रहे थे कि आप ऑनलाइन में ऑर्डर करो और उनको स्टोर में बुलाइए। नहीं, जब पिज्जा की बात करें, आप कूपन दो कि 10% डिस्काउंट मिलेगा, आप वर्ल्ड ट्रेड पार्क एक पिज्जा खाओ, क्यों नहीं उसका यूज करो ना ऑनलाइन का। आप बुलाओगे कस्टमर को यहाँ पे, उनका ऑफर तो ऑनलाइन। मीर सर, अंतिम दौर में क्या? मैं अरोड़ा साहब की बात का जवाब देना चाहूंगा। मैंने शुरुआत में एक अपना जो डिस्कशन हो रहा है उसमें दो तरह के बिजनेस हो रहे हैं। एक तो आप मैन्युफैक्चरर हैं और एक आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो जैसे आपने कहा कि हर अपना बिजनेसमैन अपनी ई शॉप खोले तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है ई शॉप खोलना। आज मैं अपनी ई शॉप खोलता हूँ तो हमारा जो मटेरियल हम लोग जो बेचते हैं वो पूरा इंपोर्ट होके आता है। तो हमारी समस्या यही है कि मैं बना नहीं रहा हूँ और हम उसको यहाँ बना भी नहीं सकते। तो हम लोग मैन्युफैक्चरर नहीं है, वी आर ट्रेडर्स। तो आज हम बना के अपनी ई शॉप पे भी कोशिश जो लोग बाग करता है, तो जो चीज़ हमें आ रही है, हम यही आपसे कहना चाह रहे हैं कि जो 30,000 रुपये की चीज़ हमें पड़ती है वो 30,000 की चीज़ दूसरे पोर्टल पे फ्लिपकार्ट अमेजोन पे वो 25,000 रुपये की दिखती है। तो उसका क्या रीजन है? दूसरी बात सर, जो आप 100 रुपये में बेच रहे हैं, हाँ, उसी को तीसरा आदमी 60 रुपये का लगा दे, तब बताइए प्रॉब्लम। मैं ये कह रहा हूं, जैसा आपका खुद का प्रोडक्ट कुछ और था, ओनर है, आज आपने मेहनत करके आम्रपाली को 50 साल में बनाया, आज एक जयपुर का ब्रांड है। लेकिन उसी तरीके से जॉनी हुआ, कुछ और ब्रांड वे सोनी हुआ, उन्होंने मेहनत करके ब्रांड बनाया। उनकी कॉस्ट 90 रुपए है लेकिन कोई 70 रुपए लगा रहा है। प्रॉब्लम यहाँ है। आज आपने आम्रपाली ब्रांड बनाया और एक प्लेयर आता है कहता है कि मैं आम्रपाली का माल वो आपको देंगे 100 रुपए में और मैं आपको दूंगा 80 रुपए में, तो वो आप कैसे करेंगे? सेठिया साहब अंतिम में कुछ कहना चाह रहे हैं अंतिम दौर में? अच्छा, एक चीज और मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, जैसे आपने कहा बाहर से प्रोडक्ट लाते थे और हमें यहाँ वारंटी मिलती थी, उसका भी ये मेरा कहना है कि हम आपसे वही कह रहे हैं कि यहाँ पर जो ऑनलाइन प्रोडक्ट लैपटॉप मोबाइल जो लोग बाग खरीद रहे हैं उसको यहाँ का सर्विस सेंटर वारंटी क्यों नहीं दे रहा? हमारा क्वेश्चन ये, हम ऑनलाइन के अगेंस्ट नहीं है, तो इसके पीछे क्या रीजन है, इसको सोचना चाहिए। सेठिया साहब, कुल मिला के बात का निचोड़ ये है, चाहे वो रिटेल बिजनेस हो चाहे ई बिजनेस हो, को इस ई बिजनेस की घोर और अथाह संभावनाएं हैं, उसको कौन कितने बेटर तरीके से कैप्चर कर सकता है ये उसकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। सर चलिए, संदीप अग्रवाल जी। ई बिजनेस की जो मेन चीज़ है वो है सर्विस। बेचने की कोई नहीं, हर कोई सेल कर सकता है। आप देखेंगे आज फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अलीबाबा, सारी साइट हैं, हर साइट एक मोबाइल है, आप मोटोरोला कोई भी ले लीजिए, तीनों साइटों पे बिक रहा है, तीनों साइटों पे अलग अलग रेट है, अमेजन पे अलग, फ्लिपकार्ट पे अलग, तीनों बिजनेस कर रही हैं। लेकिन मेन प्रोवाइडर जो सर्विस दे रहा है, बिल्कुल आप 90 में सेल कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर आप 90 में सेल कर रहे हैं, मैं 80 में सेल कर रहा हूँ। ये एक एंड यूजर, इन्होंने मुझसे आज कोई सामान खरीदा, आज उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है,
मैंने 80 में सेल किया, इनको सस्ता मिला, लेकिन मैंने उसको चेंज नहीं किया, मैंने उनको रिस्पॉन्स ही नहीं किया। आप 90 में सेल कर रहे हैं, आपने इन्वेस्ट किया और आपने तुरंत रेस्पॉन्स किया, आपने तुरंत कस्टमर की सुनी उसको, तो मेन बिजनेस किसका बढ़ेगा? आपका बढ़ेगा। कुछ दर्शक है, कोई कुछ बात करना चाहते हैं ऑनलाइन शॉपिंग पे, कोई कुछ बोलना चाहता है हमारे साथ? सर, एक आम कंज्यूमर जो है वो ना इसके पक्ष में है ना इसके विपक्ष में है। वो सिर्फ ये चाहता है कि जो उसको प्रोडक्ट मिले वो सस्ता मिले और अच्छा मिले। इसलिए मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि जब अगर मैं अपने ऊपर ले हूँ तो यदि मैं कोई भी कहीं भी खरीदारी करता हूँ, चाहे मैं ऑफलाइन करूँ चाहे ऑनलाइन करूँ, मैं सारे जो पॉइंट्स हैं, सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो मुझे मेंटेन करने चाहिए, जिससे कि मुझे कहीं भी, क्योंकि धोखा सब जगह है, चाहे ऑफलाइन लूँ या चाहे ऑनलाइन लूँ। तो अगर मैं सारे पॉइंट्स को, सारे रिकॉर्ड्स को, सारे ऑर्डर्स को यदि मैं जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्लियर करता हूँ तो मैं कहीं भी धोखा नहीं कर सकता, और फिर ये इशू ही खत्म हो जाएगा कि मैं ऑनलाइन खरीदारी करता हूँ या ऑफलाइन खरीदारी करता हूँ। जहाँ हम लोग ऑनलाइन मार्केटिंग की बात करें तो इसका सबसे बड़ा एक पॉजिटिव पहलू है, जहाँ हमारे इंडिया अनएम्प्लॉयबिलिटी के पीछे जूझ रहा है, तो ऑफ कोर्स ऑनलाइन मार्केटिंग ने इतना ज़्यादा एम्प्लॉयबिलिटी जो प्रोवाइड की है वो और कोई भी सेक्टर प्रोवाइड नहीं करा सकता। तो ऑफ कोर्स वी शुड थैंक टू ऑनलाइन मार्केटिंग। ये तो तय मानिए कि ऑनलाइन रुकने वाला नहीं, उसको आना ही है। ज़रूरत इस बात की कि जब भी कोई नया ट्रेड आता है तो उसको सही ढंग से कंट्रोल करने वाली रेगुलेटरीज की कमी होती है, क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें सामने आती है वैसे वैसे उसके लिए रेगुलेटरी चीज़ें और कानून आता है। ऐसा नहीं है कि आज कानून नहीं है, आज भी ऑलरेडी कानून है। कंज्यूमर फोरम में कोई भी जाके अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, कंपनसेशन ले सकता है। स्टेट कंज्यूमर हेल्पलाइन चल रही है, भारत सरकार की कंज्यूमर हेल्पलाइन है, वहाँ भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और धोखाधड़ी हुई है तो कंज्यूमर कानून की भी जरूरत नहीं है, आईपीसी में आप पुलिस में जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। तमाम तरह से जो रिटेलर्स के साथ आप कर सकते हैं वही ऑनलाइन वालों के साथ कर सकते हैं। नियम कायदे बदलते जा रहे हैं, परंतु बात वही है कि जहां आपने आगे कि जिस शहर से खरीदा उस शहर पे, या आपका जहां पर वास्तविक शहर है जहां आपने मंगाई है डिलीवरी, वहां आप केस कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दे दिए कि सर चेक जहां से, जिसका होम चेक जहां लगेगा वहीं केस कर सकते हैं। तो ये बड़े अजीब से नियम कायदे आ रहे हैं। अंतिम दौर में राजीव सर के पास आना चाहता हूँ इस प्रोग्राम को अंतिम दौर तक ले जाने के लिए। देखिए कि इसको हम अवॉइड तो कर नहीं सकते, लेकिन मेरे ख्याल से ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स के लिए वर्ल्ड मार्केट तक पहुंचने की। हमको इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट हमेशा देखना चाहिए। और अभी तक क्योंकि हिंदुस्तान का जो एक्सपोर्ट है किसी भी क्षेत्र में दुनिया में बहुत कम है, जवाहरात में तो 2% से कम है पूरे विश्व के मार्केट से, और हम 90% हीरे बनाते हैं यहाँ पे हिंदुस्तान में, लेकिन एक्सपोर्ट 2% से कम है। बाकी सब चीज़ों में, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यही है, क्राफ्ट्स में भी यही है, टेक्सटाइल में, कपड़ों के सब चीज़ के अंदर ये एक आपको मौका मिला है जो आपको इक्वल लेवल का फील्ड देता है सबके सामने। जर्मनी में बैठा हुआ व्यक्ति, इटली में बैठा हुआ व्यक्ति, इंडिया में बैठा हुआ, हांगकांग में, चाइना में, उन सबको ऑनलाइन मार्केट में आप एक जगह हैं। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो इस वक्त हिंदुस्तान के मैन्युफैक्चरर्स के लिए, हिंदुस्तान के दस्तकारों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है अपने बिजनेस को उसकी वजह से बढ़ा सके, जो किसी भी और सरकार के प्रयास से इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ सकता जो आज की तारीख में बढ़ सकता है। मेरे ख्याल से इस काम को उपयोग करना चाहिए। चलिए, यहाँ पर बहुत सारी बातें हुई, हमारे साथ अलग अलग विधा के लोग थे जिनसे हमने बात करी, परंतु हमें एक चीज़ समझ में आई कि वाकई में अगर ऑनलाइन शॉपिंग है चाहे ऑफलाइन शॉपिंग है, ये दो वर्ड ऐसे आ गए हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन वर्ड ऐसे वर्ड हैं जहाँ हर जगह यूज़ में आ रहे हैं। ये चाहे वो शॉपिंग में है चाहे आम जिंदगी में है, क्योंकि ऑनलाइन आदमी है तो ठीक है, और जब निपट गया तो ऑफलाइन की बात आ जाती है। तो बात यहाँ नहीं है, बात इतनी सी है कि अगर हमको ये लगता है कि वाकई में हम अगर सत्यता के साथ किसी बिजनेस को कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, चाहे वो कंज्यूमर के एंड तक आकर अगर वो वाकई में वास्तविक वस्तु तक पहुंच रही है, तो वाकई में ऑनलाइन को होना चाहिए। परंतु रेट अगर कम करके बेच रहे हैं तो उसके बीच में क्या कारण है, वो वास्तविक रूप से हमको भी देखना पड़ेगा और कंपनीज़ को भी देखना पड़ेगा कि ऑनलाइन मार्केट को अगर बंद करना है तो उसको कहीं ना कहीं आप छलावे के साथ जी रहे हैं, क्योंकि रेट कम करके अगर बेच रहे हैं माल तो उस छलावे के साथ जी रहे हैं, और वो छलावा शायद कस्टमर समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, ये आप लोगों को सोचना है। आप सभी का आने का बहुत बहुत धन्यवाद।